अब चलिए उन छोटी छोटी कलाकृतियों पर आते हैं जिनमें शायद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं, यानी उनकी मोहरें। हाँ, हजारों की संख्या में मिली ये मोहरें, जो ज्यादातर सेल खड़ी यानी स्टियाटाइट से बनी हैं, सिंधु घाटी की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां हैं। ये आमतौर पर चौकोर होती थी और इन पर दो चीजें होती थी, जानवरों की आकृतियां और एक लिपि। हाँ, एक चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखावट। और इन जानवरों की आकृतियां तो अद्भुत हैं। सबसे आम आकृति एक सींग वाले बैल की है, जिसे कई लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। उसके अलावा कुबड़ वाला बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंसा, सब कुछ बहुत ही सजीव तरीके से उकेरा गया है। लेकिन इन मोहरों का उद्देश्य क्या था? व्यापार के लिए इस्तेमाल होती होंगी। हाँ, सबसे प्रमुख उद्देश्य शायद व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा था। व्यापारी सामान के बोरों या बर्तनों पर अपनी मोहर की छाप लगा देते होंगे ताकि पता चले कि सामान किसका है। एक तरह से पहचान के लिए। हाँ, पहचान के लिए। कुछ मोहरों में छेद भी मिले हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ताबीज की तरह गले में भी पहना जाता हो। और उस लिपि का क्या, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका? ये तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, ये लिपि उनकी भाषा और संचार प्रणाली का प्रमाण है। अगर हम इसे समझने में कामयाब हो गए तो इस सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान में एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। मोहरें तो एक तरह से उनकी आधिकारिक कहानी बताती हैं, लेकिन आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन की कहानी शायद उनके मिट्टी के बर्तनों में छिपी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पुरातत्वविदों के लिए मिट्टी के बर्तन सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होते हैं। सिंधु घाटी में हमें दो तरह के बर्तन मिलते हैं, एक तो सादे और दूसरे चित्रित। मैंने लाल और काले मृद भांड या रेड एंड ब्लैक वेयर के बारे में पढ़ा है। ये क्या है? ये उनकी चित्रित बर्तनों की खास शैली है। इसमें बर्तन का आधार लाल रंग का होता है और उस पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे ज्यामितीय पैटर्न या जानवरों के चित्र। हाँ, दोनों। और इन बर्तनों का बड़े पैमाने पर मानकीकृत उत्पादन ये बताता है कि ये एक संगठित उद्योग था और समाज में कुम्हारों जैसे विशेषज्ञ कारीगर मौजूद थे। मुझे कुछ छिद्रित बर्तनों की तस्वीरें भी याद हैं, जिनमें बहुत सारे छेद होते हैं। उनका क्या उपयोग रहा होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि उनका उपयोग शायद तरल पदार्थ जैसे कि कोई पेय को छानने के लिए किया जाता होगा। तो एक साधारण सा बर्तन हमें उनके खान पान की आदतों तक के बारे में सुराग दे सकता है। बिल्कुल। और हमारी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं आभूषण। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग सजने संवरने के काफी शौकीन थे। बहुत ज्यादा। और ये शौक पुरुषों और महिलाओं दोनों में था। वे कीमती धातुओं जैसे सोना, चांदी, रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक हर चीज से बने गहने पहनते थे। हरियाणा के फरमाना में कब्रिस्तान मिला है जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया था। ये किस बात का संकेत देता है? यह उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की ओर इशारा करता है। वे शायद मानते थे कि जीवन के बाद भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आभूषणों का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू है व्यापार। व्यापार? वो कैसे? कई रत्न जैसे कि नीले रंग का लैपिस लजूली भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं मिलता। यह अफगानिस्तान से लाया जाता था। अच्छा। यह सिंधु घाटी के लोगों के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का एक ठोस सबूत है। उनके गहने सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं बल्कि उनकी आर्थिक पहुंच को भी दर्शाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि सिंधु घाटी की कला सिर्फ सजावट की चीज नहीं थी। यह उनके जीवन, उनके विश्वासों, उनके समाज और उनकी अर्थव्यवस्था का एक जीवंत प्रतिबिंब थी। हर कलाकृति एक कहानी कहती है। हाँ, डांसिंग गर्ल की ऊर्जा से लेकर मोहरों के रहस्य तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी को समझना यूपीएससी की परीक्षा के लिए कितना जरूरी है। जैसा कि हमने 2013 के प्रश्न के साथ देखा, एनसीईआरटी की हर एक पंक्ति में एक संभावित प्रश्न छिपा हो सकता है। मतलब कला और संस्कृति सिर्फ तथ्य याद करने का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की कला है। एक विचार जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे, सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक पहेली है। जरा सोचिए, अगर कल कोई इसे समझने में कामयाब हो जाता है तो इस महान सभ्यता के बारे में और कितने अनकहे रहस्य, कितनी अनसुनी कहानियां हमारे सामने खुल सकती हैं। सिंप्लीफाइड